हेलो बच्चों वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों पिछले लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें अपन ने बायो-सावर्ट के नियम और बायो-सावर्ट के नियम से संबंधित कुछ अपन ने डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस किए थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों अपन बात करने वाले हैं एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं एम्पियर का नियम। तो बच्चों जैसे बायो-सावर्ट का नियम अपन ने पढ़ा था, बायो-सावर्ट के नियम में अपन ने किसी धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। वैसे ही एम्पियर एक वैज्ञानिक था जिसने किसी भी धारावाही के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बताया, लेकिन इसने कंडीशन ये रख दी अपने इस नियम में कि भाई ये नियम लागू होगा केवल बंद पृष्ठों के लिए, केवल बंद पृष्ठों के लिए। तो एम्पियर का नियम बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। इसने क्या बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ में जितनी धाराएं होगी उन धाराओं का रोल होगा वहां पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में। तो एम्पियर ने अपने इस नियम में क्या बताया कि भाई किसी भी बंद क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को बोलते हैं बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और इस समाकलन के चिन्ह पे गोला लगा दिया, इसका मतलब बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है बच्चों उस पृष्ठ में प्रवाहित होने वाली कुल धाराओं का म्यू नोट गुणा। तो बच्चों समेशन आई का मतलब होता है उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल धाराएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक बंद पृष्ठ ले लिया, इसमें I1 I2 I3 अलग अलग धाराएं ले ली, I4 I5 को बच्चों मैंने बाहर लिया। तो यहां पर समेशन आई जब हम करेंगे, बीजगणितीय योग जब हम करेंगे, तो बच्चों उन्हीं धाराओं को हम यहां पर शामिल करते हैं जो उस पृष्ठ के अंदर निहित होती है। I4 एंड I5 यहां पर बाहर है तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे। तो बच्चों यहां पर समेशन आई की वैल्यू क्या होगी, समेशन आई इज इक्वल टू, देखिए अगर यहां पर मैं I1 मतलब बाहर वाली धाराओं को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये हो गया I1, I2 बन गया यहां पर नेगेटिव प्लस I3। ये हो गया बच्चों यहां पर समेशन आई धाराओं का बीजगणितीय योग। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक होता है बच्चों, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है। अगर मैं इसको चुंबकन क्षेत्र के साथ में रिलेट करना चाहूं तो बच्चों एक हमारा रिलेशन होता है B इज इक्वल टू म्यू नोट एच, B इज इक्वल टू म्यू नोट एच। यहां पर H होता है चुंबकन क्षेत्र। तो अगर मैं B वेक्टर की जगह रख दूं यहां पर म्यू नोट H वेक्टर, तो हमारे पास ये संबंध निकल के आता है H वेक्टर से म्यू नोट कैंसिल आउट, और बच्चों ये संबंध निकल के आ गया आपका H वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई। ये संबंध निकल के आता है क्लोज इंटीग्रल H डॉट डीएल इज इक्वल टू समेशन आई। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पर एम्पियर के नियम का। चलिए बच्चों ये हमने बात करी। अब देखिए आगे, ये मैंने जो समझाया यहां पर आपको कि बाहर की ओर निकलने वाली धाराओं को यदि हम धनात्मक लें, देखिए यहां पर डॉट का मतलब होता है बच्चों बाहर की ओर और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर, और अंदर की ओर वाली धाराओं को नेगेटिव लें तो ये I1 माइनस I2 प्लस I3, ये हो गया आपका समेशन आई की वैल्यू। यदि धारा की दिशा प्रेक्षक से दूर है तब बंद लूप की दिशा दक्षिणावर्त होगी, और यदि धारा की दिशा प्रेक्षक की ओर है तो लूप की दिशा वामावर्त होगी। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। यदि बच्चों ये ओ मतलब प्रेक्षक ऑब्जर्वर, अगर ये प्रेक्षक से धारा जा रही है दूर, तो प्रेक्षक से धारा जा रही है दूर तो बंद लूप की दिशा होगी यहां पर दक्षिणावर्त। तो इस लूप में ये देखिए दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में गया, और अगर धारा आती है प्रेक्षक की ओर, धारा आ रही है प्रेक्षक की ओर, इसका मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने यहां पर बात करी वामावर्त। चलिए बच्चों एम्पियर के नियम के अपन अनुप्रयोगों की बात करते हैं कि किस तरीके से विभिन्न धारा वितरणों के लिए हम एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेलनाकार तार के लिए। तो बेलनाकार तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से निकालते हैं, देखिए मैं तीन स्थितियां बच्चों यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ये हमने ले लिया एक ठोस बेलन, पतला खोखला बेलन, और दूसरा ले लिया हमने मोटा खोखला बेलन। पतले खोखले बेलन और मोटे खोखले बेलन में ये अंतर हो गया बच्चों यहाँ पर कि इसमें आंतरिक भाग और बाह्य भाग की दोनों की त्रिज्याएं हमने अलग ले ली, और अगर पतला खोखला बेलन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही भाग है तो उसकी हमने त्रिज्या यहाँ पर कंसिडर करी है। तीनों ही स्थितियों में अगर हम यहाँ पर बंद लूप की बात करते हैं बच्चों, तो हमने मान लिया कि भाई एक वर्ताकार लूप है जो यहाँ पर इसको परिबद्ध किए हुए है,
इस बेलनाकार तार को परिबद्ध किए हुए है, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों आई, तीनों ही स्थितियों में। तो देख लो, उपरोक्त सभी स्थितियों में अगर हम तार के बाहर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करते हैं तो सेम होगी, यहां पर कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस बंद लूप में परिबद्ध धारा बाहर स्थित किसी भी बिंदु के लिए समान रहती है। तो यहां पर हमने यूज किया बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई, मतलब धारा, धारा हो गई बच्चों यहां पर इसमें प्रवाहित होने वाली आई, आई धारा हमने मान ली कि इसमें प्रवाहित हो रही है। डीएल का मतलब हो गया बच्चों यहां पर कि इसके पृष्ठ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने यहां पर डीएल लंबाई ले ली हमने 2 पाई आर, तो ये हो गया बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया बच्चों बाहर स्थित किसी भी बिंदु के लिए, तो इसको हमने बोल दिया बी आउट या बी बाह्य। बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर इस बेलनाकार धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है बच्चों म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अगर यही बिंदु होता इसकी सतह पर, तो बच्चों इसकी सतह की स्थिति में देखिए हम क्या करते हैं, अगर ये है हमारा ठोस बेलन या ये है हमारा पतला खोखला बेलन, तो इन दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में, और ये भी हम बात कर लें इसकी, अगर त्रिज्या को हम कैपिटल आर लें तो इस स्थिति में बच्चों स्मॉल आर इज इक्वल टू बन जाएगा कैपिटल आर। इसका मतलब अब हमने यहां पर जो एम्पीरियन पृष्ठ लिया है, जो वर्ताकार एम्पीरियन पृष्ठ लिया है, उसकी त्रिज्या अब बराबर हो जाएगी यहां पर बेलन की त्रिज्या के, सतह पर। ये होगा कहां पर? सतह पर। तो सतह पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। बच्चों तीनों ही स्थितियों में जैसे ही हम अंदर स्थित किसी बिंदु पर बात करते हैं, तो अंदर स्थित बिंदु पर देखिए अलग अलग सिचुएशन यहां पर क्रिएट होगी। अगर मैं बात करता हूं यहां पर खोखले बेलनाकार तार के अंदर, तो ये पहला ठोस, पतला खोखला और मोटा खोखला। तो बच्चों देखिए पतले खोखले में तो संपूर्ण भाग अंदर से खोखला है, तो इसके अंदर तो बी की वैल्यू हो गई 0। क्यों? क्योंकि इस खोखले भाग में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और इसमें आप कोई भी एम्पीरियन पृष्ठ लेते हो तो उसमें परिबद्ध धारा का मान मिलता है 0, जिसके कारण से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी होगा यहां पर 0। इसी तरीके से अगर हम मोटा खोखला बेलन लेते हैं, मोटा खोखला बेलन लेते हैं, तो बच्चों इसमें जितना भाग खोखला होगा उसमें तो फिर से चुंबकीय क्षेत्र होगा 0। क्यों? क्योंकि इसमें धारा प्रवाह होगा 0। लेकिन जितनी दूर में इसकी मोटाई होगी उसमें तो यहां पर धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र होगा अशून्य। इसी तरीके से ठोस बेलन में भी होगा अशून्य, क्योंकि इसके अंदर किसी भी भाग में हम जाएंगे तो उस भाग में से हमें धारा का मान मिलेगा। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहां पर किस तरीके से आपको अंदर स्थित बिंदुओं पर ये चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो देखिए बच्चों ठोस बेलन की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी बिंदु पर अगर मैं अंदर की बात करता हूं यहां पर, तो देखिए कुछ ये वाली सिचुएशन हो गई। अगर मैं इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो ये जो बड़े वाला गोला है बच्चों, ये तो बता रहा है यहां पर बेलन के जो बेलनाकार तार है उसके क्षेत्रफल को, जो है कैपिटल आर उसकी त्रिज्या, और छोटे वाला अंदर जो भाग लिया उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। तो यहां पर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल रहता है दोनों ही सिचुएशंस में। ये मोटे वाले तार की बात करी अपन ने, जो खोखला बेलन था मोटा, उसमें देखिए कुछ इस तरीके से बीच में आपने ले लिया अनुप्रस्थ काट, और ये R1 R2 आपने इसकी त्रिज्या दर्शा दी। चलिए बच्चों वन बाय वन बात करते हैं कि दोनों में किस तरीके से आपने कैलकुलेशन करी। तो बच्चों इस अंदर वाले लूप में से मान लिया कि भाई धारा प्रवाहित हो रही है आई डैश, धारा प्रवाहित हो रही है यहां पर आई डैश, धारा घनत्व होगा समान। अब दूसरी चीज जो यहां पर आपको ध्यान देनी है कि बड़े वाले पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से अनुप्रस्थ, बच्चों इतने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से धारा प्रवाहित हो रही थी हमारी आई, तो यूनिट एरिया में से कितनी हो गई ये आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और मान लिया कि स्मॉल आर त्रिज्या का जो छोटा यहां पर हमने भाग लिया है उसके कारण से प्रवाहित धारा है यहां पर आई डैश, तो बच्चों ये हो गया आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर, ये धारा हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आई। आई थी यहां पर संपूर्ण गोले में प्रवाहित, संपूर्ण बेलनाकार तार में प्रवाहित होने वाली धारा। तो बच्चों ये रिलेशन मिल गया। अब यहां से सेम वापस से आप निकाल सकते हो ये चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नोट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। इस वाले रिलेशन में आपको वैल्यू प्लेस करनी है और आई डैश की जगह यहां पर वैल्यू प्लेस कर देनी है, सॉरी ये स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ये कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर होगा, यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू नोट आई डैश की जगह हमने रखा आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर
अपॉन 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो बच्चों एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस बेलनाकार तार के अंदर क्या रिलेशन ध्यान रखना है कि बी इन की वैल्यू बच्चों समानुपाती होती है यहां पर आर के। ठीक है, मतलब इस बेलनाकार तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दूरी बढ़ने के साथ बढ़ेगा। इसी तरीके से बात करते हैं इस मोटे और पतले खोखले बेलन के लिए। तो बच्चों यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, एरिया में ही यहां पर धारा का वितरण होगा, लेकिन देखिए अब की बार एरिया यहां पर चेंज हो गया है। यहां पर हमने क्या बोला कि भाई इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कैपिटल ए ये हो गया यहां पर पाई बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, ये इतने क्षेत्रफल मतलब इतने इतने क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन इस वाले भाग में से। तो देखिए यहां से केंद्र से टोटल निकाल दिया मैंने बाहर वाले पृष्ठ के लिए और टोटल निकाल दिया अंदर वाले पृष्ठ के लिए। तो जो बच गया बच्चों उस वाले क्षेत्रफल में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इसमें प्रवाहित हो रही है यहाँ पर आई धारा, और हमें निकालनी है यहाँ पर इतने भाग में, या तो इस वाले भाग में या इस वाले भाग में। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल मैंने बोल दिया ए डैश, और ये हो गया आपका पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। ये हमने बच्चों रिलेशन बोल दिया। कॉन्सेप्ट बड़ा सिमिलर है यहां पर इससे। तो हमने यहां पर आई डैश की वैल्यू बच्चों निकाली, मतलब इतने भाग में से प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू हमने निकाली। तो ये हो गया आई इंटू जिस भाग में निकालनी है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए पाई तो यहां पर दोनों में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर क्षेत्रफल मैंने लिख दिया सीधा आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों नीचे आ गया ये आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। बस सिमिलर कॉन्सेप्ट है। आई डैश की जगह बच्चों आपको ये वाली वैल्यू प्लेस करनी है और कैलकुलेशन कर देनी है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप बेलनाकार तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो बच्चों एम्पियर के नियम से। सभी बेलनाकार धारा वितरणों के लिए तो बच्चों क्या कॉन्सेप्ट रहा, यहां पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बाहर स्थित बिंदु पर सतह पर और अंदर के लिए क्या वेरिएशन होगा। तो जितने भी बेलनाकार धारा वितरणों की अभी अपन ने बात करी, चाहे तो वो आपका ठोस बेलन हो, चाहे वो आपका खोखला बेलन हो, चाहे वो आपका मोटा और खोखला बेलन हो, प्रत्येक स्थिति में बी आउट की वैल्यू तो बच्चों यहां पर व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी की। मतलब बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो वो दूरी बढ़ने पर हमेशा ही घटेगा या दूरी घटाने पर बढ़ेगा। क्लियर। सतह पर बच्चों ये वैल्यू होती है कांस्टेंट जो मैक्सिमम होती है, और इसकी एक्स पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, ये होता है बच्चों 0। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट यहां पर हमने लिया है। चलिए बच्चों इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अगर हमें दे दी जाए कोई अनंत समतल धारावाही चादर, अनंत और समतल धारावाही चादर है, उसके कारण से हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसे ये आप फिगर देख रहे हो यहाँ पर, ये हमने मानी है यहाँ पर अनंत और समतल चादर है। अब बोर्ड पे चाहे इस डायग्राम को मैं कितना ही बड़ा बना दूं, हमने क्या माना है यहाँ पर कि इसके डायमेंशंस मतलब इसकी विमाएं कैसी है, अनंत है। तो इसके कारण से आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए कि भाई इस तरीके से ये इसमें धारा की दिशा है, ये आपको कोई धारा बता रखी है यहाँ पर आई धारा का प्रवाह है, और किसी बिंदु P पर इसके पृष्ठ से किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए एम्पियर का नियम लगाना है। तो बच्चों हमने मान लिया कि भाई ये अनंत लंबाई की पट्टिका थी, तो हमने कोई एक बेलनाकार एक आयताकार पृष्ठ हमने यहां पर एक कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर ये ए बी सी डी हमने एक पृष्ठ यहां पर कैलकुलेट कर लिया, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सिंपल सा हमने चार अलग अलग भाग हैं यहाँ पर, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों लंबाइयों के अनुदिश आपको निकाल देना है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, और इन सब का जो बीजगणितीय योग है वो बराबर हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई के। तो देखिए ए से बी, बी डॉट डी एल प्लस बी से सी, बी डॉट डी एल, सी से डी और डी से ए, और बराबर हो गया म्यू नॉट आई। कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए कोण की अपन बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ये इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये। तो देखिए ए बी में तो चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर जो डीएल है, जो अल्पांश है, जो आपने लंबाई यहां पर ली है, दोनों समान दिशा में है, तो थीटा 0 डिग्री। लेकिन बीसी और एडी में ये हो जाएगा लंबवत। तो बीसी, बी से सी और डी से ए के लिए बी लंबवत हो गया डीएल के, तो यहां पर तो इसकी वैल्यू हो गई 0, बी डॉट डीएल की वैल्यू हो गई बच्चों इन दोनों पृष्ठों के लिए 0। तो बी से सी और डी से ए इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, इसलिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान हो गया यहां पर 0। क्लियर। बचे अब यहां पर दो पृष्ठ ए से बी और सी से डी,
इन दोनों स्थितियों में बच्चों कोण बन गया यहां पर आपका 0, तो हमने बोल दिया 2 इंटू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर अभी बात करिए कि एंगल है 0 डिग्री, चलिए एक स्टेप हमने लिख दी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, या b इज इक्वल टू बच्चों हमने इसको बोल दिया म्यू नोट आई अपॉन 2l, म्यू नोट आई अपॉन 2l, जहां पर l क्या है, जो आपने यहां पर लंबाई इसकी मेजर करी है, जो लंबाई आपने यहां पर इसकी कंसिडर करी है। तो ये बच्चों इस तरीके से आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका निकल के आया अनंत चादर के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिनालिका की। तो बच्चों परिनालिका का भी कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है। परिनालिका क्या होती है, एक बेलनाकार खोल होता है जिसके ऊपर तांबे के सुचालक तार जो कि आपस में होते हैं विद्युत रुद्ध, इनको लपेटकर परिनालिका का निर्माण किया जाता है। तो बेलनाकार विद्युत रोधी नलिका पर लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से तार लपेटकर परिनालिका का निर्माण किया जाता है। ये बच्चों तार जो लिए गए हैं ये तार होते हैं यहाँ पर कॉपर के, तांबे के तार होते हैं, ये तांबे के तार लपेटकर इसका निर्माण किया जाता है। सामान्यतः बच्चों जब भी हम बात करते हैं परिनालिका की तो इसको हम कंसिडर करते हैं, इसको हम मानते हैं आदर्श परिनालिका, और आदर्श परिनालिका होती है जिसका व्यास लंबाई की तुलना में कम हो, मतलब लंबी ज्यादा हो और पतली हो, मोटी कम हो, तो ऐसी परिनालिका को हम बोलते हैं आदर्श परिनालिका। परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों मैं कह सकता हूं कि भाई जो परिनालिका है ये एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं इसके लिए किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। जैसे ये हमने एक कंसिडरेशन ले लिया कि भाई एक बेलनाकार यहाँ पर कुचालक खोल था जिसके ऊपर आपने तांबे के तार इसकी लंबाई के अनुदिश लपेट के और आपने निकाल बना दी यहाँ पर परिनालिका। बच्चों इस स्थिति में धारा चाहे जो मर्जी यहाँ पर इसमें संचरित हो, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, चुंबकीय क्षेत्र इसमें होगा इसकी अक्ष के अनुदिश। पहली चीज तो ध्यान रखिए परिनालिका में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी अक्ष के अनुदिश। तो ये बी मिल गया यहाँ पर आपको इसकी अक्ष के अनुदिश। यहां पर हम इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं तो वापस से बच्चों हम मानते हैं कि भाई कोई आयताकार एक एम्पीरियन पृष्ठ ले लो और अब कैलकुलेशन उसकी कर दो। तो बच्चों क्या चुंबकीय क्षेत्र निकल के आता है यहाँ पर, B इज इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल एन आई अपॉन एल। एल होती है बच्चों यहाँ पर परिनालिका की लंबाई, या इसको बोला जा सकता है म्यू नोट एन इंटू आई। स्मॉल एन को हम बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब इकाई लंबाई में इस परिनालिका में कितने फेरे हैं उनकी संख्या बोलते हैं। चलिए बच्चों इसकी बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने बात करी निश्चित लंबाई की। ये तो मैंने अभी जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा वो लिखा बच्चों अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए। अब अगर आपको दे दी जाए कोई निश्चित लंबाई की परिनालिका और उसके लिए किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना हो, तो देखिए बच्चों मान लो यहां पर कि किन्हीं दोनों सिरों से, एक सिरे से तो ये कोण बन रहा है वर्टिकल के साथ में अल्फा और दूसरे से बन रहा है ये कोण बीटा। तो बच्चों यहां पर इसका जो एक्सप्रेशन है ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। ये बच्चों यहां पर इसका एक्सप्रेशन होता है। दूसरी चीज अगर आपको बोल दिया जाए अल्फा बीटा ये वाले कोण न बोल के कुछ आपको इस तरीके से बोल दिया जाए कि भाई एक तो है यहां पर अल्फा कोण, ये मतलब इसकी एक्स के साथ में अगर कोण बने हुए, और दूसरा ये तो बोल दिया जाए आपको अल्फा और बच्चों ये बोल दिया जाए आपको बीटा, तो इस वाली स्थिति में क्या होता है यहां पर, तो उस वाली स्थिति में बच्चों यहां पर रिलेशन आ जाता है कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। तो सिंपल है बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर। ये हमने बोल दिया म्यू नोट एन आई अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कब, जब ऊर्ध्वाधर के साथ में बने यहां पर दोनों सिरों से अल्फा और बीटा कोण। चलिए बच्चों ये तो हो गया सीमित लंबाई की परिनालिका के लिए। अब हम बात करते हैं अनंत लंबाई की परिनालिका की। तो अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए देखिए अभी मैंने जो ऊपर दो डायग्राम बनाए हैं दोनों से मैं समझाता हूं। अगर आपकी परिनालिका अभी जो मैंने समझाया ये इसकी एक्स हो गई और ये इस तरीके से दोनों सिरों से ये वाला एंगल तो बन रहा था बच्चों बीटा और ये वाला एंगल बन रहा था यहाँ पर अल्फा। तो यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 और ये हो गया कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। क्लियर। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं इसकी अनंत परिनालिका के लिए तो देखिए यहां पर
अनंत परिनालिका हो गई तो दोनों ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बिल्कुल फ्लैट हो गए, इसी के समांतर आ गए। तो देखिए फ्लैट होते ही अल्फा तो क्या बन गया यहाँ पर बच्चों, अल्फा की वैल्यू तो बन गई यहाँ पर 180 और बीटा की वैल्यू बन गई यहाँ पर 0। तो कोस 0 तो हो गया 1 और कोस 180 हो गया -1। तो -1 +1 2 हो गया। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आ गया, B = μ0 ni। एक तो संबंध होता है इसमें ये वाला। दूसरा संबंध देखिए, अभी जो हमने यहाँ पर एक डायग्राम और देखा कि भाई ये वर्टिकल था, इस वर्टिकल के साथ में ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा। तो हमने संबंध पढ़ा यहाँ पर B = μ0 ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो बच्चों अगर ये अनंत लंबाई की होगी तो इस सिचुएशन में अनंत लंबाई की होने पे देखिए दोनों फ्लैट हो गए एंगल्स, मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 90 डिग्री। तो जैसे ही हमने यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90 किया तो वापस से 2 आ गया और ये संबंध आपको मिल गया μ0 ni। तो चाहे जैसे मर्जी आपको ये कोणों का रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, कोणों का निरूपण दे दिया जाए, कॉन्सेप्ट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से आपको देखना है। वहां पर परिनालिका के बाहर किसी भी बिंदु पर यदि आप चुंबकीय क्षेत्र देखते हो तो बच्चों वो होता है 0। इसका रीजन क्या है, क्योंकि परिनालिका के बाहर धारा प्रवाह होता है 0, जिसके कारण से हम यहां पर बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र भी होगा 0। परिनालिका के अंदर या उसके पृष्ठ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र भी उतने ही दूर में होगा। बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर आप जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र होगा 0। अगर हम परिनालिका के किसी सिरे की बात करें, अब मैं यहां पर यह बोल दूं कि परिनालिका का ये आपको जो बिंदु P जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो यहां पे अंदर ना होके किसी एक सिरे पे हो, तो बच्चों उस वाली स्थिति में देखिए ये किसी एक सिरे पे आ गया। तो अब यहां पर आपका ये एक एंगल बन गया यहाँ पर 0 डिग्री और एक एंगल बन गया यहाँ पर आपका 90 डिग्री। तो सिंपल सा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या मिल जाता है, B = μ0 ni/2। और यहां पर बात करते हो तो देखो यहां पर इसको इस तरफ लेके आए तो अल्फा बन गया 90 डिग्री और बीटा बन गया यहां पर 0 डिग्री। तो साइन 90 1 और साइन 0 0, तो सीधा आ जाएगा μ0 ni/2। दोनों स्थितियों में आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो किसी भी परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम टोरॉइड की। तो टोरॉइड भी, ये भी आपका एम्पियर के नियम का ही एक एप्लीकेशन है। अब टोरॉइड का निर्माण कैसे किया जाता है, तो बच्चों अभी जो हमने परिनालिका की बात करी, अगर इसी परिनालिका को मोड़ के हम बना दें एक वलय के रूप में तो ये बन जाती है आपकी टोरॉइड। अगर एक वलय की आकृति में बच्चों इस परिनालिका को मोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, टोरॉइड बन जाती है। और यह अंतविहीन बेलनाकार परिनालिका है। आप इसको ये कह सकते हो कि भाई इसका कोई अंत नहीं, अंतविहीन परिनालिका है ये एक बेलनाकार। तो ये इस तरीके से कुछ बना दिया हमने। अनंत लंबाई की परिनालिका थी, उसको हमने मोड़ दिया एक वलय की आकृति में, तो बच्चों बन गया टोरॉइड। सेम कॉन्सेप्ट से यहां पर भी बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। मान लो इसमें इसकी एक्स के अनुदिश यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी एक्स के अनुदिश। मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र हो गया यहां पर ni μ0 ni, या इसको आप बोल सकते हो μ0 कैपिटल Ni अपॉन बच्चों अब की बार जो लंबाई है वो होती है इसकी परिधि के अनुदिश, क्योंकि धारा प्रवाह हो रहा है यहाँ पर इसकी लंबाई के अनुदिश। चुंबकीय क्षेत्र भी हम निकाल रहे हैं इसकी एक्स के अनुदिश, तो ये हो गई इसकी परिधि के बराबर 2πr। तो ये होता है यहाँ पर टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए टोरॉइड के अंदर ये जो जगह रह गई, इसमें चाहे बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए तो बच्चों ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है 0। चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका 0। तो ये बच्चों जनरल कॉन्सेप्ट है टोरॉइड से रिलेटेड जो हमने एम्पियर के नियम से देखे। चलिए बच्चों कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एम्पियर के नियम पे पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक लंबी परिनालिका है जिसमें प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में 200 फेरे हैं और इसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछ लिया कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों केंद्र पे पूछ ले, अंदर इस पे पूछ ले, चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 ni/L। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, तो B = हो गया μ0 कैपिटल Ni/L। निकाल दो बच्चों यहां से सारे डेटा आपको दिया हुआ है। आई 2.5 एम्पीयर दिया हुआ है, फेरों की संख्या आपको बोल दी 200 प्रति सेंटीमीटर, मतलब लंबाई आपको ले लेनी है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करो तो कुल फेरों की संख्या 200, कितनी लंबाई में दे रखे 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात -2।
तो ये इस तरीके से, मतलब टोटल हम फेरों की संख्या ज्ञात करें यहाँ पर, तो ये आ गई बच्चों यहाँ पर 20,000 फेरे हो गए टोटल। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो इकाई लंबाई में। अगला, 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर की लंबी परिनालिका बनाई जाती है और परिनालिका के भीतर 20 मिली टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। तो धारा, अब की बार बच्चों इसमें दूसरा ले देके आपको यहां पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला मिलेगा, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई। तो यहां पर अब की बार धारा पूछ ली, प्रति सेंटीमीटर 20 फेरे बोल दिए, तो बच्चों वापस से यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू निकाल दो, 20/10 की घात -2, तो ये फेरों की संख्या आ गई इकाई लंबाई में 2000। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला यूज करो, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, बी आपको बोल दिया मिली टेस्ला, मिली मतलब 10 की घात -3 टेस्ला आपको रखना है और कैलकुलेशन कर देनी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आपको बोल दिया कि भाई दो परिनालिकाएं हैं जिनकी लंबाइयां, तो बोल दिया आपको L तथा 2L, और इनमें फेरों की संख्या बोल दी N तथा 4N, और आपसे बोल दिया कि दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनके चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र होता है B समानुपाती होता है आपका N/L, ठीक है। तो अगर आपको दो चुंबकीय क्षेत्रों को यहां पर कंपेयर करना है तो B1/B2 इज इक्वल टू, पहले वाले में बोला है जब N है फेरों की संख्या तो लंबाई है L, और दूसरे वाले के लिए बोल दिया बच्चों लंबाई 2L और फेरों की संख्या 4N। तो L से L कैंसिल आउट, N से N, 2 से 4 1, तो ये आ गया 1/2। तो बच्चों अनुपात क्या हो गया यहाँ पर 1/2, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगला, अचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई 0.1 मीटर औसत त्रिज्या की एक वलय है और उस पर बना दिया गया है बच्चों एक टोरॉइड। ये औसत त्रिज्या, मीन त्रिज्या की बात हो रही है, औसत त्रिज्या कितनी बोल दी बच्चों 0.1 मीटर, और इसमें 500 फेरे हैं। यदि 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है तो टोरॉइड के अंदर इसकी वर्ती अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों वापस से सेम ही कॉन्सेप्ट है, B इज इक्वल टू आपको यूज करना है फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। टोरॉइड के लिए लंबाई बदल जाएगी, ये इसकी परिधि के तुल्य होगी, इसलिए हम लेंगे यहाँ पर 2πr। सारा डेटा आपको दिया हुआ है, ये r यहाँ पर दी हुई है बच्चों माध्य त्रिज्या, तो आपको यूज करनी है यहाँ पर माध्य त्रिज्या। नेक्स्ट पैटर्न का सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैटर्न यहां पर बोल दिया इस तरीके से, ये कोई सीमित लंबाई की परिनालिका आपको दे दी गई है और ये कोण दे दिया आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के। तो बच्चों यहां पर देखिए, अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूले बताए थे कि भाई अगर इस तरीके से आपको कोण दे दिया जाए तो क्या करना है। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा एक साइन थीटा के पदों में, वो एंगल्स थे आपके ये वाले। तो अगर ये कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ है तो बच्चों ये हो गया 60 डिग्री का, और ये 60 दिया हुआ है तो ये हो गया 30 डिग्री का। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था आपका, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो बच्चों यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ गया वैल्यू, यहां से आपको वैल्यूज रखनी है, आई की वैल्यू एन की वैल्यू इसी पदों में आपको बतानी है। तो चलिए देखिए क्या रिलेशन आ गया, आपने दो ले लिया इसका एलसीएम, तो बच्चों ये आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 4, और ब्रैकेट में आ गया ये 1 प्लस √3 या √3+1, जो भी आप लेना चाहो। ऐसा जो कोई ऑप्शन है वही करेक्ट होगा यहाँ पर। तो बच्चों ऑप्शन हो गया यहाँ पर फर्स्ट वाला ही, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4, 1 प्लस √3 या √3+1। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं आपके एम्पियर के नियम पे। तो ये था बच्चों आज एम्पियर का नियम, इसके अनुप्रयोग और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। So thank you for watching the video. Let us meet in next video with our new topic. तो thank you बच्चों।